इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के अंदर बुक है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर चैप्टर 6, और चैप्टर 6 का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। इसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा मीनिंग क्या है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, कि जब 1991 आया तो उस समय हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी थी वो बहुत डाउन होती जा रही थी। हमारे कंट्री की इकोनॉमी डाउन हो रही थी। हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज लेवल पे आ चुके थे, जिसे बोलते हैं अलार्मिंग लेवल पे आ चुके थे। इन्फ्लेशन बढ़ रहा था कंट्री के अंदर, महंगाई बढ़ रही थी, लोग परेशान थे। तो 1991 में कांग्रेस गवर्नमेंट थी और फाइनेंस मिनिस्टर थे सरदार मनमोहन सिंह जी। तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक से उधार मांगा, वर्ल्ड बैंक ने उधार नहीं दिया। बाद में वर्ल्ड बैंक ने एक कंडीशन रखी कि आपको वर्ल्ड बैंक उधार तभी देगा जब आप अपने कंट्री की जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का मतलब जो आपकी पॉलिसीज़ होती हैं कंट्री की, पॉलिसीज़ रिलेटिंग टू इंडस्ट्रीज, पॉलिसी रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कंट्रीज जिनके साथ हम बिजनेस करते हैं, फिस्कल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर। उन्होंने कहा आप रिफॉर्म कीजिए। रिफॉर्म का मतलब बदलाव कीजिए। आप जो पॉलिसी लेके चल रहे हो प्रेजेंट में वो पॉलिसी फेल है। आप उस पॉलिसी के अंदर अगर आप रिफॉर्म्स करेंगे, बदलाव करेंगे, चेंज करेंगे तो वर्ल्ड बैंक आपको हेल्प करेगा। तो फिर 1991 में हमारी कंट्री ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को चेंज किया, उसको बदला। रिफॉर्म्स का मतलब उसमें परिवर्तन किए, चेंजेस किए। जो प्रॉब्लम्स थी, जो हर्डल्स थे, उस हर्डल्स को हटाया गया ताकि बिजनेस और इकोनॉमी ग्रोथ कर सके। तो यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब अपनी पॉलिसीज़ के अंदर सुधार करना। और यह कब हुआ था बेटा? 1991 में। इसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। ये 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड मतलब स्टार्ट करना ए सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ए सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब है कई सारे रिफॉर्म्स हमने किए टू पुल द इकोनॉमी आउट ऑफ द क्राइसिस, कि जिस क्राइसिस में हमारी इकोनॉमी आ गई थी उस क्राइसिस से उसको पुल करना, उसको बाहर निकालना। तो 90s में हमारी जो इकोनॉमी थी वो डाउन थी, बहुत अलार्मिंग पोजीशन पे थी। These reforms came to be known as, और उस 91 में जो हमारी कंट्री गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए वही हमारे कहलाते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसे हम LPG के नाम से भी जानते हैं। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे बेटा, कई सारे थे, 4 तरीके के हम अभी आगे पढ़ेंगे। जैसे इंडस्ट्रीज से रिलेटेड रिफॉर्म्स, टैक्सेस से रिलेटेड रिफॉर्म्स किए गए, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड बैंक्स हैं, रिजर्व बैंक्स हैं, और एक्सटर्नल जो अदर कंट्रीज के साथ हमारी पॉलिसीज थी बिजनेस की बिफोर 90s, उसमें चेंजेस किए गए। अब आता है बेटा नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्यों ज़रूरत पड़ी भाई हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत का पहला पॉइंट है बेटा हाई फिस्कल डेफिसिट। हाई, काफ़ी। फिस्कल डेफिसिट का मतलब था जो हमारा बजट था, जो कंट्री बजट बनाती है कि हमें एक साल में इतना रेवेन्यू कलेक्ट करना है और इतना एक्सपेंडिचर करना है। तो हमारी पोजीशन ये चल रही थी कि हमारा एक्सपेंडिचर तो बहुत हो रहा था लेकिन रेवेन्यू उतना कलेक्ट नहीं हो रहा था। तो जो हमारा बजट था वो बजट ईयर टू ईयर लॉसेस में जा रहा है।
तो फिस्कल डेफिसिट क्या था, हमारा बजट घाटा जिसे बोलते हैं, बजट लॉस, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, जो कि किसी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। तो पहला नीड ये थी ताकि हम इस डेफिसिट को कम कर सकें, ख़त्म ना कर पाए लेकिन डिक्रीज तो कर सकें, उसको इंक्रीजिंग को रोका जा सके। दूसरा आता है बीओपी क्राइसिस। बीओपी होता है बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि जब हम किसी अनदर कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमने इस कंट्री को कितना एक्सपोर्ट किया, 100 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया, हमने उससे कितना इंपोर्ट किया, 120 करोड़ का इंपोर्ट कर लिया, तो इसका मतलब 20 करोड़ हमें देने हैं। तो ये जो डिफरेंस आता है इसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया 20 करोड़ देने हैं, ये नेगेटिव। अगर इसका अपोजिट हो जाता कि अगर हम एक्सपोर्ट करते 120 करोड़ के, इंपोर्ट करते 100 के, तो 20 करोड़ हमको मिलते, वो पॉजिटिव होता। तो कह रहा बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अदर कंट्रीज के साथ चल रहा था, ठीक, वो नेगेटिव जा रहा था, वहाँ भी क्राइसिस था, वहाँ भी हमें देना ही देना था, वहाँ हमारे पास आ नहीं रहा था, हमारे एक्सपोर्ट कम थे और इंपोर्ट ज़्यादा थे। तो उसके लिए फिर ज़रूरत पड़ती है हमें फॉरेन रिजर्व की। तो फॉरेन रिजर्व क्या हो रहे थे, बीओपी के क्राइसिस से कम होते जा रहे थे। थर्ड आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसी से रिलेटेड, कि जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो इसका अल्टीमेटली एक असर आता है कि भाई जब आपका एक्सपोर्ट कम हो रहा है, आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, तो इससे आपको जो पेमेंट करने हैं अदर कंट्रीज़ को फॉरेन करेंसी से, तो हमारे कंट्री का फॉरेन करेंसी का रिजर्व धीरे धीरे काफ़ी अलार्मिंग पोजीशन पे आ गया था। इवन 1 वीक का हमारे पास फॉरेन रिजर्व बचा था, जिससे सिर्फ जो हम 1 हफ्ते का पेमेंट कर सकते थे। और अगर हम ये रिफॉर्म नहीं करते, अरेंज नहीं करते, तो वो ख़त्म हो जाता, तो हमारे पास इंपोर्ट के लिए पेमेंट करने के लिए भी फॉरेन रिजर्व नहीं बचते। तो बेटा क्या हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे, तो ज़रूरत थी। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ PSUs। PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो कंपनीज जो गवर्नमेंट की थी, क्योंकि 90s तक जो भी प्रोडक्शन कंट्री में हो रहा था, जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कंट्री के अंदर थी, उसमें 90% इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट की सेटअप की हुई थी, जिसे हम पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग कहते हैं। तो पुअर परफॉर्मेंस का मतलब है बेटा लॉस में जा रही थी, या पुअर का मतलब खराब प्रदर्शन था, और खराब प्रदर्शन का मतलब बिजनेस में हम लेते हैं कि वो लॉस में है। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग थी उसमें से मैक्सिमम, सभी नहीं, वो सही काम भी कर रही थी, तो उसमें से मैक्सिमम लॉस में जा रही थी, और उस लॉस को गवर्नमेंट बजट से पूरा कर रही थी, और ईयर टू ईयर वो लॉस में चल रही थी, लेकिन गवर्नमेंट उसको शट डाउन नहीं कर रही थी। तो जो पब्लिक सेक्टर ये सोच के लगाए थे कि ये कंट्री के अंदर प्रोडक्शन करेगा, सोशल वेलफेयर का काम करेगा, लेकिन वो खुद धीरे धीरे लॉस में चली गई। तो ये हमें इन सब 4 पॉइंट ऐसे हैं जिसकी वजह से हमको ज़रूरत महसूस हुई कि हमें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में रिफॉर्म करना है, सुधार करना है। अगर हम इसी पे चलते गए तो हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है।